नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वृद्धि एवं विकास के एमसीक्यू की। ये श्रृंखला मैं शुरू करूं इससे पहले आपसे एक निवेदन, क्योंकि आपने वाइगोत्स्की को पढ़ लिया है और हम ये जानते हैं कि सहयोगी और सहकारी अधिगम बहुत प्रभावी होता है। तो इससे पहले आप देखना शुरू करें, अपने उन साथियों को ये एमसीक्यू जरूर शेयर कर दें, तब आप साथ साथ देखें, साथ साथ पढ़ें, सीखें। और हम शुरू करते हैं आज की ये चर्चा वृद्धि एवं विकास, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, केवल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वीडियो देख के आपने सारी इस सीरीज की चारों वीडियोस देखी, लेकिन अब उनसे प्रश्न कैसे हम हल करेंगे, आज इसे देखते हैं। देखें, इस सीरीज का पहला प्रश्न है, वृद्धि कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। पहला प्रश्न, यह विचार किससे संबंधित है? विकास के जो सिद्धांत हैं उनमें ये 4 सिद्धांत दिए गए हैं। तो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का, एकीकरण का, अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो हम देखेंगे कि अगर ये लगातार होती है, मतलब कभी समाप्त ही नहीं होती, तो इसको कहेंगे हम निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है। अगला, विकास का अर्थ है, तो इसमें से कौन एक विकास का अर्थ है? केवल एक ही है, उसे समझना है। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, मतलब जो मोटिवेशन से जन्म लेती है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। होने को ये चारों विकल्प ऐसे हैं जो विकास को परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इनमें से अगर केवल एक छांटना हो तो ये चौथा वाक्य जो परिपक्वता से पैदा होता है। हमने चैप्टर पढ़ते समय आपने वीडियो में देखा कि इस बात को कहा कि परिपक्वता से ये विकास होता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? एज इट इज आपने अपने नोट्स में लिखा है, स्किनर ने कहा कि विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? चर्चा हो रही है संज्ञानात्मक विकास की, जिसकी बात पियाजे ने कही थी। देखिए, आपको ध्यान हो तो हम ये कह सकते हैं कि पियाजे संज्ञानात्मक विकास और वाइगोत्स्की सामाजिक विकास और कोहलबर्ग नैतिक विकास की बात करते हैं। लेकिन इस चैप्टर को विस्तार से, मतलब पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग को हम अगले हिस्से में समझेंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न देखें, संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करने का स्थान खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा, गृह, ऑडिटोरियम। तो इन सब में से सबसे अच्छा, जहां बच्चे ने क्या याद किया, वह क्या क्या जानता है, इसका परीक्षण होता है, वह है विद्यालय। परिपक्वता का संबंध विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता और रुचि में से ऊपर प्रश्न आया। हमने कहा परिपक्वता विकास से संबंधित है। शारीरिक विकास का क्षेत्र कहाँ होता है? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। देखें, समायोजन ये इसमें मानसिक क्षमता लगती है, अभिप्रेरणा भी आंतरिक होती है, स्मृति भी दिमाग से संबंधित है, जबकि स्नायुमंडल जो है, मसल्स जो होती हैं, वो शारीरिक विकास से संबंधित होती हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं कि वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है, परिवार के वातावरण से भी और सामाजिक स्थिति से, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। निम्न में से किसे खिलौनों की आयु कहा जाता है, या खिलौनों की आयु कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर देखें, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था और ये सभी। तो सभी तो नहीं हो सकता, हमने वहां लिखाया है कि खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं, 2 से 7 वर्ष की अवस्था को। अगला वैसे ही प्रश्न है, शर्म और गर्व। हमने एज इट इज बोला था, जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशवा, बाल्या, किशोरा और वृद्धावस्था। तो इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था में होता है शर्म और गर्व की भावना का विकास। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, पूछा है एग्जाम हॉल में। देखिए, यही नहीं हमें नहीं दिखाई देता है और हम कुछ और टिक कर बैठते हैं। शैशवावस्था की विशेषता, सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, ये तो होता ही है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, और चिंतन की प्रक्रिया और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। देखिए, अनुकरण द्वारा सीखना, ये जैसे ही हम पैदा होते हैं वैसे ही कोशिश करते हैं। जिज्ञासा सतत होती है और ये सीखने की प्रक्रिया भी बहुत तेज रहती है। इसलिए चिंतन प्रक्रिया जो है, यानी इस चिंतन का मतलब है तार्किक रूप से सोचना, तर्क लगाना। तो ये तर्क लगाने की प्रक्रिया बाद में आती है। अगला प्रश्न, तनाव और क्रोध की अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। तो किशोरावस्था इसका आंसर है। देखें आप, स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है, तो इसलिए ये सही उत्तर।
प्रश्न 12, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये पढ़ा था हमने, पियाजे ने कहा था ऐसा। जो सृजन संरचनावादी विचारक होते हैं वो सदैव मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। तो दूसरा, विद्यालय में आने से पहले को बच्चों के पास कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है कह रहा, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, बच्चों के पास पूर्व ज्ञान होता है। जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो उस समय उनकी आवाज, कुछ भाषा के कुछ शब्द और कुछ लोगों को वो पहचानने लगते हैं, तो ये होता है। ये गलत हो गया। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, देखिए ये गलत है। कोई कष्ट नहीं होता, सीखना रुचिकर होता है। अधिगम रुचिकर होता है, पढ़ाई भले बोरिंग हो लेकिन सीखना जो है वो रुचिकर होता है। बच्चे यथावत वही सोचते हैं जो पढ़ाया जाता है, बिल्कुल गलत है। यथावत वही नहीं सोचते जो हम उनसे कहते हैं, वो अपने दिमाग से अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो सही उत्तर है ए, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से सत्य कथन, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ये पैट 2011 में, क्षमा करें, पंजाब टेट में 2011 में पूछा प्रश्न 13वां, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? देखिए, मैं इस गति से प्रश्नों को इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और ये जो विकल्प हैं वो गहराई से आपके दिमाग में बैठें और हम इन्हें 2 बार भी देख सकें। तो बच्चे के विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि और सांख्यिकी विधि। तो देखें, बच्चे की वृद्धि और विकास को जांचना है तो इसके लिए विकासीय विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला, बच्चे के विकास के शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखें, शिरस्थ विकास की बात की गई है, ये सिर वाला। तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। आपने चैप्टर ध्यान से किया होगा तो आपको पता है ये सिफालोकोडल होता है और सिफालोकोडल का मतलब होता है सिर से पैर की ओर होता है और इसे कहते हैं दूराभिमुखी विकास। लेकिन इसके बारे में पूछा नहीं है, ये भी सही कथन है पर ये गलत कथन है। अगला, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? और ये अवधारणा को आपको ध्यान हो तो पियाजे ने इसके लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है, स्कीमा। अच्छा, ये मुख्य रूप से किसका भाग है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। तो इसका सही उत्तर है ए, बौद्धिक विकास का हिस्सा है अवधारणा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कोई एक ही सिद्धांत है विकास का। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है लिखा है, तो ये नहीं हो सकता। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं। सभी का विकास की विकास दर समान नहीं होती है लिखा है, ये ठीक हो सकता है। आप जानते हैं विकास हमेशा रेखीय होता है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है लिखा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? यही, सभी का विकास समान दर से नहीं होता। ये बात सही है। हमने कहा था पशु, पक्षी, मनुष्य, वृक्ष, सजीव जितने हैं उन सब का विकास होता है लेकिन दर अलग अलग होती है। आपको मैंने वो तोते का उदाहरण दिया था, याद होगा, वीडियो एक बार देख लें अगर आपने नहीं देखी है तो वहां विस्तार से समझाया गया है। अच्छा, अगला प्रश्न, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग मतलब इमोशन, इमोशन व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये किसने कहा? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस। तो ये वुडवर्थ ने कहा। अब आपको कुछ ऐसा भी लग सकता है इस एमसीक्यू को करते हुए कि हमने कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स की बात वहां नहीं की है, लेकिन ये संयुक्त रूप से हमारी तैयारी है, मतलब चैप्टर को पढ़ना समझना वहां और उसके अलावा उससे संबंधित कुछ अतिरिक्त एमसीक्यू से भी अगर हो रहा हो तो वो यहाँ। इसलिए एमसीक्यू और वीडियो और साथ में यदि आपके पास समय हो तो पीडीएफ देखने से आपकी तैयारी एकदम 100% हो जाएगी। 18वां प्रश्न है, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। जो किशोर किशोरियां होती हैं वो किसके प्रति कठोर होते हैं? समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, संप्रति के प्रति और वास्तविकता के प्रति। देखें, यूपी टेट 2012 में ये सवाल पूछा है तो ये समस्या के प्रति रिजिड होते हैं बहुत। मतलब इनको जब तक लगता है कि मेरी समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है, जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता। आगे, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। तो बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है, देखिए विकास के बारे में जो पॉइंट है ना वो आपको पकड़ना है। ऊपर देखिए संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही थी, तो ऐसे अलग अलग बार वो मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, अलग अलग शब्द आपके लिए प्रयोग करेगा। तो विकास के साथ आपको
इस शब्द पर भी गौर करना है कि किसकी बात कर रहा है। तो सामाजिक विकास देखें किसमें होता है बच्चों का, खेल में, बाल साहित्य में, दिनचर्या में और संचार माध्यम में। तो बच्चे संचार माध्यम में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि बच्चे आजकल मोबाइल बहुत देखते हैं, तो मोबाइल देखते हैं तो वो अकेले एकाकी बैठकर देखते हैं ना, समाज में तो इंटरेक्शन नहीं करते, इसलिए ये उत्तर सही नहीं होगा। उनकी दिनचर्या से भी नहीं होता, बाल साहित्य से भी नहीं होता है, तो खेलों से बच्चों में सामाजिक विकास होता है। वो एक दूसरे से मित्रता करना, टीम बनाना और आपस में सहयोग को सीखते हैं। आपको एनसीएफ में मैंने ये बात बताई थी कि उसमें जो 20 सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों में से एक था कि हमें खेलों को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि उससे सहयोग की भावना का विकास होता है। याद रखें, हाँ, सहयोग की भावना का मतलब आप में से अधिकांश लोगों को ऐसा लग सकता है कि खेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं, जबकि एनसीएफ में कहा गया कि खेलों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य बच्चों में सहयोग और टीम भावना का विकास करना होता है। अगला प्रश्न देखें जो सीटेट 2013 में पूछा, क्या है ये 20वां प्रश्न, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछा है। मतलब कोई एक ही सत्य, 3 असत्य हैं, इसमें 3 गलत हैं। देखें, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक दूसरे के विकास में 50-50% योगदान करते हैं। दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान करते हैं। कतई नहीं हो सकता ऐसा दोनों का रोल 50-50% हो, बिल्कुल नहीं होता। समवयस्कों को मतलब 50-50% का मतलब समझें, जितना ही परिवार का योगदान होगा या समाज का योगदान होगा उतना ही हमारी आनुवंशिकता का भी योगदान होगा, तो ऐसा नहीं होता। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान नहीं होता है। ये पितृक कहते हैं किसे, ये पितृक कहते हैं हमारी आनुवंशिकता को। जो ये लिखा है ना ऊपर, इसको आनुवंशिकता लिखा है, नीचे इसी के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया। इसलिए देखिए पेडागोगी में शब्द बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इसका अर्थ ही आनुवंशिकता होता है। और ये समवयस्क का मतलब हम जो वातावरण से सीखते हैं, यहाँ जिसको वातावरण लिखा गया है ये, तो देखें इसका योगदान बराबर नहीं होता है कह रहा है, ऐसा बिल्कुल होता है। ये ऊपर वाले सेंटेंस का अपोजिट सेंटेंस है ये। अच्छा, तीसरा, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं लिख दिया है, जबकि एक साथ होते हैं, आनुवंशिकता भी होती है, वातावरण भी होता है, तो ये गलत है। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, ऐसा नहीं है। वास्तविक विकास के लिए दोनों की जरूरत है। तो सही उत्तर क्या निकला, दूसरा, समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान नहीं होता है, ये बात सही है। अच्छा, ये राजस्थान टेट में पूछा है 11 में, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है पूछा है। तो देखिए जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एग्जाम हॉल में आपको ये शब्द अंडरलाइन करना है यदि कहीं नहीं पूछा है। पेपर में आधे प्रश्नों को सही करने का तरीका यही है। तो क्या विकास के बारे में जो सत्य नहीं है, विकास अंतः क्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यही कथन है गलत। क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले हम सामान्य चीजों को जानते हैं और उसके बाद उसके विशिष्ट को जानते हैं, स्पेशल जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके बारे में जानते हैं। आप एक बार उस वीडियो को फॉलो करें, तब आपको ये चीजें बहुत गहराई से समझ में आएंगी। अगला, मानव विकास किस दोनों योगदान का परिणाम है, मतलब क्या दो चीजों से मिलकर के विकास होता है ये पूछा। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंश क्रम एवं वातावरण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं क्या, विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से होता है। 23वें नंबर का प्रश्न, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है। क्रिकेट खिलाड़ी है, गेंदबाजी कौशल विकसित करता है, पर यह उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसने एक नई चीज सीखी है आजकल, क्या, गेंदबाजी। पहले से वो क्या था, बल्लेबाज। अब इससे क्या होता है, कह रहा है कि उसका जो ये बल्लेबाजी कौशल है ना, प्रभावित नहीं होता है। तो इसे विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण और शून्य प्रशिक्षण अंतरण और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ये शून्य प्रशिक्षण अंतरण क्या हुआ, मतलब जब हम किसी नई चीज को सीखते हैं और पुरानी सीखी चीज को भूलते नहीं है, बिल्कुल वो भी उतना ही रहता है। जैसे कोई व्यक्ति पहले से ड्राइविंग जानता हो और आजकल उसने संगीत भी सीख लिया हो या गाना भी सीख लिया हो, तो गाना सीख लिया तो इससे उसको वो ड्राइविंग नहीं भूल जाएगा। इसी को कहते हैं एक चीज से
कि सीखने से जब दूसरी चीज प्रभावित नहीं होती है उसको शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से और पूर्व बाल्यावस्था से। तो आपको पता है प्रसव पूर्व अवस्था से ही, जब से भ्रूण होता है तभी से इसका विकास शुरू हो जाता है। सीटेट में 2012 में पूछा सवाल। अच्छा, आपको ऐसा लग सकता है कि ये प्रश्न तो पहले से पूछे हुए हैं, तो नया क्या करें। आपसे निवेदन है कि उन वीडियोस में आपको कंसेप्ट बताया गया है, इसलिए आप उस कंसेप्ट को समझें और साथ में ऑथेंटिक प्रश्न लगाएं जो आए हुए हैं, आते रहते हैं। और बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि आप अतिरिक्त क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले उन प्रश्नों को समझना जरूरी है। ये पिछले कम से कम 15 सालों के टेट और उससे संबंधित प्रश्न जितने भी टीचिंग एग्जाम के होते हैं वो हैं, इसलिए हम इन प्रश्नों को हल करना सीख लेंगे तो उसे भी हल कर लेंगे। और आप हमेशा जब भी प्रश्नों को हल करें तो ऑथेंटिक बुक से सॉल्व करना शुरू करें। जैसे वो किसी भी स्टेट एग्जाम के या डीएसएसबी के या केवीएस एनवीएस के एग्जाम्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उन्हें सॉल्व करें बजाय के जो मार्केट में आपके प्रैक्टिस सेट आते हैं। अगला प्रश्न, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है। रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। तो विकास के साथ तो ये सब बदलता है, रूप भी बदलता है, दर भी बदलती है सीखने की, अनुक्रम भी बदलता है, मतलब सीक्वेंस भी। तो ये सभी इसका उत्तर होगा। अगला देखें, प्रश्न पूछा है सीटेट 2014 में, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे थे। देखिए, वही जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। बिल्कुल नहीं, परीक्षाएं आयोजित करके थोड़ी हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाता है, एक समृद्धि और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों का पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। देखिए, ये सहयोगात्मक अधिगम ज्यादा अच्छा होता है बजाय कि व्यक्तिगत अधिगम के। तो ये गलत सेंटेंस है, ऊपर वाला परीक्षा वाला गलत सेंटेंस है। और ये दूसरा देखें, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाते हैं, ये भी गलत सेंटेंस है। और हम जानते हैं कि अच्छी लर्निंग तब होती है जब डाइवर्सिफाई एटमॉस्फेयर दिया जाता है, मतलब विविधतापूर्ण वातावरण दिया जाता है बच्चों को। अगला प्रश्न सीटेट 15 में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। मतलब ये 3 तो सिद्धांत हैं, एक नहीं है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिवर्तन तथा अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं और सभी विकास का अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर है डी। देखिए, सभी विकास एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता। जैसे मान लें कि एक बच्चे के अंदर, आगे हम पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, तो देखेंगे कि मनुष्य के अंदर बहुत प्रकार की बुद्धियां होती हैं, लेकिन उनमें से वो एक बुद्धि को बहुत आगे बढ़ाता है या अपनी एक स्किल को आगे बढ़ाता है। तो उस चीज को तो वो तेजी से सीखता है। जैसे मान लो किसी को चित्र बनाने में आनंद आता हो तो वो चित्रकला को बहुत अच्छा सीखता है। किसी को बांसुरी बजाने में इंटरेस्ट आता हो, फ्लूट बजाने में, तो वो उसे ज्यादा अच्छा सीखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पढ़ना उतना ज्यादा नहीं आता, उसे पढ़ना भी आता है, लेकिन बांसुरी बजाना ज्यादा अच्छा आता है। इसलिए हम कहते हैं कि विकास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दर से होता है। अच्छा, 28वां प्रश्न, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है लिखा है। तो विकास केवल संस्कृति से शासित होता है। केवल लिख दिया तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये बात ठीक है। अच्छा, विकास आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी ठीक है। विकास संशोधन योग्य, हाँ बिल्कुल है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये गलत है, तो यही गलत ही बताना था। 2015 के सीटेट में पूछा हुआ है। आगे देखें, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, ऐसा लिखा है। तो सही कथन बताना है इसमें। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, और ये हमें पता है, ये दर का ही प्रश्न है, विकास की दर। और विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है लिखा है। और जब हम कहते हैं क्या,
विकास जीवन पर्यंत होता है तो रुक कैसे जाएगा। और केवल सीधी रेखा में नहीं होता बल्कि बहुत तरह का होता है, एक साथ हम कुछ भी सीखते रहते हैं, हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो ये बहुदिशीय होता है, एक रेखीय नहीं होता कि एक ही तरफ ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो देखें इसका सही उत्तर है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न दर से होता है। आगे, और इस सीरीज का ये आखिरी प्रश्न है, वृद्धि और विकास हम समझ जाएंगे। तो इस सीरीज की आपने चारों वीडियोस देखी हैं, यदि नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लें। इनमें से सारे प्रश्न आगे आपको अधिगम, शिक्षण और शिक्षण की प्रविधियां ये सब समझाने में मदद करेगा। बालक के विकास की किस अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ऑडियंस ग्रंथियों का प्रारंभ होता है, तो हमने ये इलेक्ट्रा ग्रंथि की बात की है। इलेक्ट्रा ग्रंथि वही है जिसको सिगमंड फ्राइड ने बताया था कि बच्चे अपोजिट सेक्स में अपने पेरेंट्स के प्रति आकर्षित होते हैं। वीडियो देखें, वहां डिटेल में लिखा बताया गया है। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही उत्तर है शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चे ये इलेक्ट्रा ग्रंथि से ज्यादा विकसित होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये वृद्धि और विकास सीरीज के 30 प्रश्न थे। इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न यदि होंगे तो वो आप करते रह रहे हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। और आप लोगों के प्रोत्साहन से हमें लगातार ये पता चल रहा है ये वीडियोज आपको समझ में आ रही हैं। प्रश्नों की श्रृंखला इसी तरह चलती रहेगी और एमसीक्यू आपको लगातार फाइनल टेस्ट के लिए तैयार करेंगे। हम लोग अन्य चैप्टर की एमसीक्यू के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।